वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। अपना जो ई लेक्चर सीरीज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका थर्ड यूनिट आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका टाइटल है स्ट्रेटेजी इन वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन। कि जो वर्कफोर्स हमारे पास है उसका यूटिलाइजेशन हमें करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ लेनी होंगी। तो इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज वो है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करना है तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे कि आपको पता है ए ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मैनी रिसोर्सेज लाइक फिजिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल रिसोर्सेज अमंग all human are considered to be most important and way to gain edge on competitors। कि जो अपने पास 5 M's होते हैं उन सभी 5 M's को कौन यूज़ करता है, आपका मैन। जो एम ह्यूमन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या करता है, यूटिलाइज़ करता है। यदि उसका आपने अच्छे से मैनेजमेंट कर लिया है तो कहीं ना कहीं वो आपको कॉम्पिटिटिव एज दिलाएगा। So managing human resource become the crucial for every organization. In order to stay competition from this, it is very important that firm can take full utilization of its human resource। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या करें, फुल यूटिलाइजेशन करें। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है नो डाउट डायनेमिक पीपल कैन बिल्ड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कि जो डायनेमिक पीपल होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। एंड इफेक्टिव पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। और यदि एम्प्लॉय यदि इफेक्टिव है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। वो कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड है तो वो क्या करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, डायनेमिक आपके मोटिवेटेड इफेक्टिव एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, रिमेन हाई लेवल, उनकी लेवल को हाई करना चाहिए। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एचआर स्ट्रेटजी। पहला क्या है, क्रॉस ट्रेनिंग। कि हम उनको क्रॉस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। क्रॉस ट्रेनिंग होती क्या है, क्रॉस ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज करते हैं हम एम्प्लॉय को एबल करने के लिए कि किसी एक से ज़्यादा जॉब को करने के लिए, तो वो कहलाता है क्रॉस ट्रेनिंग कहलाता है। तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे क्रॉस ट्रेनिंग इन्वॉल्व टीचिंग एन एम्प्लॉय हु आर हायर्ड टू परफॉर्म वन जॉब द स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अदर फंक्शन। कि किसी दूसरे काम को करने के लिए उसको जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, आपका क्रॉस ट्रेनिंग कहलाता है। एक ही काम के साथ कोई दूसरा काम करना है। अब एडवांटेज देखें कि क्रॉस ट्रेनिंग के क्या एडवांटेज हैं। इससे कॉस्ट सेव होती है। जब एक एम्प्लॉय पहले एक काम करता था वो डबल काम करेगा। प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर, यदि किसी वर्कर की रिप्लेसमेंट करनी हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। फिर है प्रोवाइड मोटिवेशन एंड रिटेन एम्प्लॉय। कि यदि एम्प्लॉय को लगता है कि वहाँ उसको सीखने के लिए मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, वो सीखता है ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, और वो सीखना उसके काम आता भी है आगे, और वो मोटिवेट होता है। इम्प्रूव द ओवरऑल एटमॉस्फेयर। जब यदि वो सीखेगा और रिटेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और एटमॉस्फेयर को भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। और क्रॉस ट्रेनिंग के अंदर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की हेल्प भी कर सकता है, वो जो उसने सीखा हुआ है। तो ये इनक्रेज करता है किसको, टीम वर्क को करता है। तो हमने फर्स्ट जो पढ़ा है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्रॉस ट्रेनिंग को हमने पढ़ा है। इसके अलावा हम इंक्रीज स्किल सेट भी कर सकते हैं, एम्पावर एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। कि एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट भी माना जाता है यदि उसे और चीज़ों की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट। नेम से क्लियर है कि जब हम वर्क को इस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं कि एम्प्लॉय अपने हिसाब से उस पूरे काम को जो उसका बॉस उससे जो काम करवाना चाहता है वो अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है ना। उसके अंदर हम जो नंबर ऑफ़ आवर्स हैं वो हम एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं। इसका पर्पज़ यही होता है कि एम्प्लॉय उस डिज़ायर टाइम के अंदर अपनी स्किल और कैपेबिलिटीज़ का यूटिलाइज़ करे। तो फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट आर वॉलंटरी वर्क शेड्यूल दैट आर अप्रूव बाय द सुपरवाइजर और मैनेजर, है ना। इट इज़ ए प्रैक्टिस दैट अलाउ एम्प्लॉय ए सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डिसाइडिंग हाउ टू वर्क विद ए डन एंड हाउ दे विल कोऑर्डिनेट देयर शेड्यूल विद अदर ऑफ एम्प्लॉय। तो ये हमें हेल्प करता है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे दिया था एम इज़ टू इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन स्किल एंड कैपेसिटीज़। यदि हम एम्प्लॉय को उसके पेस पर काम करने के लिए देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये अपना सेकंड जो था वो था फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या है, वर्क टीम। यदि हमें टीम में वर्क करना है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। टीम वर्क के लिए यदि हम देखें तो टीम वर्क के बारे में काफ़ी ये चीज़ें कही जाती हैं कि यदि आप टीम में वर्क करेंगे, पुरानी छोटी छोटी आप कहानी देखें कि जैसे आपने देखा होगा
एकता में ही शक्ति है कि एक किसान के कुछ बच्चे थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। फिर किसान की तबीयत ख़राब हो गई तो उसने बच्चों को बुलाया, उन्होंने उनको एक एक क्या दी, लकड़ी का टुकड़ा दिया, सबको अलग अलग, तो सबने उसको तोड़ दिया। फिर दो दो किए, फिर जो एक लकड़ी की गठरी सी तोड़ने के लिए दी तो वो उसको नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने उसको समझाया कि आप अलग अलग रहोगे तो आपको कोई भी तोड़ सकता है। तोड़ने मतलब ये है कि आपको हार्म कर सकता है, आपको हरा सकता है। तो हमें ग्रुप में वर्क करना है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, कमिंग टुगेदर इज़ ए बिगनिंग। यदि हम शुरुआत में एक साथ आते हैं और तो ये हमारी अच्छी शुरुआत मानी जाती है। और यदि हम कीपिंग टुगेदर करते हैं, यदि हम एक साथ रहते हुए काम करते हैं तो उससे हमारी प्रोग्रेस बढ़ती है। और कीपिंग टुगेदर के बाद जब हमारी वर्किंग टुगेदर होती है तो वो हमें सक्सेस दिलाती है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसको टीम वर्क से बहुत सारी फ़ायदे होते हैं, बस टीम वर्क की एक बार शुरुआत होनी ज़रूरी है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिस्ट्रक्चर्ड देम टू कंप्लीट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हैव टर्न टू टीम एज ए वे बेटर यूटिलाइजेशन एम्प्लॉई टैलेंट। कि टीम वर्क में वो मिलके काम करेंगे तो वो अपने इंटरेक्शन से अपने टैलेंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये जो टीम रहती है ये किस तरीके से वर्क करेगी, इसके बारे में जो मैनेजर्स रहते हैं, रेस्पेक्टिव मैनेजर रहते हैं, वो हेल्प करते हैं टीम वर्क को समझाने में उन्हें। तो हम इन चीज़ों को समझेंगे वन बाय वन। आगे जब हम डिटेल में इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, टीम वर्क में हमने ये समझा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करना है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क करना है तो उसे किसमें टीम वर्क में काम करना होगा। फिर लिखा हुआ है नॉन यूनियनाइजेशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि यदि जो एम्प्लॉई हैं वो अपनी यूनियन बनाते हैं और वो इस तरीके से बनाने, यूनियन का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में होना चाहिए। और यदि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट की बजाय वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अपने कलेक्टिव बार्गेनिंग पर्पस के लिए वो क्या कर रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं। ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर ट्रेड यूनियन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड नोन एज ए नॉन यूनियन कंपनी। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की जो यूनियन होती हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं मानी जाती। और ये जो अनरिकॉग्नाइज यूनियन रहती हैं यही जो हमें आगे जो बढ़ावा देती हैं, वो ऐसी कलेक्टिव बार्गेनिंग को बढ़ावा देती हैं जिनके अगेंस्ट फर्म की जो फर्म की पॉलिसी की क्या है, अगेंस्ट है। देयर इज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय टू रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग पर्पस। In order to gain flexibility in operation, company like to operate in a union fewer firm. Non-union firm are becoming more and more. Non-union company are most likely to be found in a private sector. कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो ये यूनियनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, यदि हमें ग्रोथ चाहिए, बिज़नेस को आगे बढ़ाना है तो इन चीज़ों को हमें बढ़ावा नहीं देना है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इन चीज़ों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फिर है आपका नॉन यूनियनाइजेशन जो है हमें हेल्प करता है, वो किस में हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ रहती हैं, उनके रिसोर्सेज जो रहते हैं उनका सही यूटिलाइजेशन करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो ह्यूमन का हमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में नॉन यूनियनाइजेशन, वर्क टीम, फ्लेक्सिबल वर्क असाइनमेंट की यदि आप पॉलिसी लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट देगा। तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देखें जो नेक्स्ट लेक्चर वो क्या है अपना वर्क टीम है उसी के बारे में है। तो ये जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम इसी से रिलेटेड डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।